अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 18 स्टार्ट कर दिया जी हमने। हाइब्रिड 1 हो गई आज। सही जिसको कहते हैं ना श्रिंक हुई है क्लास ईद में, वो ये है। रिजल्ट तो नहीं गड़बड़ आया पीआरसी वालों का, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी चले, खैर हमें इससे क्या, अब हम क्या कर सकते हैं। देखें मजबूरी है, चीज़ें हैं, करने वाले काम हैं, तो हम वेट नहीं कर सकते कि आज बच्चे कम हैं तो आज ये ना करें और वो ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रीवैल्यूड एसिड को बेचना। हमने अभी ऐसे बस समझे बचपन था उसका जो सीखा था, ठीक है। अभी वो तो एक एसिड था, एक ही बिक रहा था। अब मल्टीपल एसिड्स होंगे, उन्हें रीवैल्यू करेंगे, बीच में से कुछ बिकेंगे कुछ रह जाएंगे, फिर इनको नोट के अंदर भी जो है वो पहुंचाना आज हमने सीखना है, ठीक है। तो दुआ करें आज ये पूरा हो जाए, ताकि मैंने जैसे वादा किया था आपसे कि कल के लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ रखूँगा एक अलग थलग सा वो स्पटनिक सी वाला सवाल, उससे पहले उसको कॉन्सेप्ट को सिखा के फिर उस सवाल को करवाऊँगा, ताकि ये ना हो कि कॉन्टीन्यूटी महसूस हो आपको इस लेक्चर की अगले में या उस लेक्चर की जब आप वापस आएँ तो उसमें। लेकिन ये कोशिश ही होती है, चीज़ें तो प्लस माइनस थोड़ी बहुत हो ही रही होती हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि कल आप लोग हाजिर हों। बाकी मैं कल का लेक्चर अवेलेबल कर दूँगा, लेकिन सिर्फ वो बच्चे जो जेन्युइन रीजंस की वजह से ना आ सकें, बस वही ऑफ कीजिएगा इसको, वरना ये जो लेक्चर रह जाएगा ये फिर रह जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बच्चों के टिकट्स के इशू बहरहाल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने इसी बच्चों को ये कहा कि कल की जो क्लास है वो मैं अवेलेबल कर दूंगा ऑनलाइन, ठीक है। और उसके अंदर हम कोशिश में करूँगा कि हम सिर्फ उसी सवाल को पहले सीखें, उस कॉन्सेप्ट को, और फिर उसको या वो अप्लाई कर लें, ठीक है। बाकी फिर अब कुछ आगे पीछे हो जाए तो माफ़ कर देना। जी बोलो बेटा, बोलें जी। कुछ बोलने की कोशिश की थी आप लोगों ने? अच्छा, नहीं की होगी जी। चलें जी, आ जाए ज़रा। ये क्वेश्चंस जाहिर है ये क्वेश्चंस करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने बात शुरू की थी रीवैल्यूड एसिड को बेचने की। तो वर्किंग के अंदर क्या हुआ था, मैंने आपको कहा था कि अगर रीवैल्यूएशन के बाद एसिड को बेच रहे हैं, चलो पहले वर्किंग की बात करें, तो जिस दिन एसिड बिकना है उस दिन तक डेप्रिशिएट करना, ये हमें पहले से ही पता है। तो ये डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने करके अगला काम नहीं किया था, ठीक है, इसको छुपा लिया था। और फिर हमने कहा था जी अब इस एसिड को क्या करने लगे हम, डिस्पोज, ठीक है। अब जब एसिड को डिस्पोज करना होता है तो पहली एंट्री तो वही होगी ना, एसिड खरीदा हमने की थी ना, फिर डेप्रिशिएट किया, फिर अगला साल आया उसको रीवैल्यू किया और फिर डेप्रिशिएट कर दिया, 11 का साल खत्म। ये को और है, ये तो कोई और सवाल है। यही है, यही है। अच्छा चलो गुड। अब हमने इस एसेट को खरीदा था 10 में, 11 के पहले दिन रिवैल्यू किया और फिर 31 मार्च पे इसको बेचने लगे, तो 31 मार्च तक इसको डेप्रिशिएट किया। ये इस स्टेज पे आ गया जहां से नीचे मैंने ब्लैक कर दिया था, ठीक है। ये 14 और 6 की एंट्री हो गई। अब ये एसेट डिस्पोजल के लिए तैयार है। तो हमने कहा अच्छा डिस्पोजल की जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री वही थी, एसेट अकाउंट में से क्या करेंगे जी, क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूड अमाउंट को। क्यों जी, क्यों रीवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट करेंगे? उसूल की बात क्या है, अब तो वो नोट से करके आ गए ना वो सारी बातें, तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। डिस्पोजल के दिन खड़े होकर ये पूछेंगे सवाल से कि ये एसेट कभी रीवैल्यू हुआ है। अगर ये एसेट कभी भी जिंदगी में रीवैल्यू नहीं हुआ होगा तो एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी होगी, तो फिर निकलेगी भी कॉस्ट। नोट से ये बात याद हो चुकी है, अब हम इजी हो गए, ठीक है ना। इसीलिए मैं उधर ले गया था आपको नोट में, ठीक है। अब चूंकि डिस्पोजल के साथ नोट करवाना है तो ये मुश्किल है। और वीक के ये वीक गुजार के ईद का आएंगे ना जब, तो जो उसके बाद ट्यूसडे को टेस्ट होगा उसमें आपको मैं पेपर भी आउट कर रहा हूँ, उसमें पीपीई के नोट का सवाल होगा। उस नोट के सवाल के अंदर डिस्पोजल भी होगा रीवैल्यूड एसेट का इंशाल्लाह, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कोई और चीज़ बीच में ना आए। अगर कोई और चीज़ आ रही हुई तो फिर शायद वो टेस्ट थोड़ा सा चेंज भी कर दूँ, जैसे इम्पेयरमेंट कोई आ जाती है या IS-23 की मिक्सिंग आ जाती है, या तो उस एडजस्टमेंट को गायब कर दूंगा या उसको रखे रखूँगा और उस टेस्ट को डिले कर दूंगा और कोई और टेस्ट बना लूँगा, ठीक है। लेकिन टेस्ट बहरहाल आपका अच्छे वाला होगा, ओके। अच्छा जी, तो एसिड तैयार है, रीवैल्यू हो चुका। अच्छा एसिड तैयार है डिस्पोजल के लिए। हमने कहा जी देखो ज़रा, एसिड कभी रीवैल्यू ना हुआ होगा तो एसिड अकाउंट में कॉस्ट पड़ी होगी, कॉस्ट निकालेंगे। और अगर ये कभी ज़िंदगी में रीवैल्यू हुआ होगा तो एसिड अकाउंट में रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, तो डिस्पोजल के दिन रीवैल्यूड अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। अब ये एसेट हमारा जो था डिस्पोजल के दिन खड़े होकर हमने देखा ये रीवैल्यू हुआ है, इसी साल के पहले दिन हुआ है, तो फिर एसेट अकाउंट में कॉस्ट तो बची ही नहीं, क्या पड़ा हुआ है, रीवैल्यूड अमाउंट। तो क्रेडिट क्या करेंगे, यही रीवैल्यूड अमाउंट। तो स्टेप 1 हो गया।
500 से एसेट अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। उसके बाद इस एसेट की एक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी को भी डेबिट करते होते हैं हम डिस्पोजल की, ठीक है। अब वही वाला सवाल इधर फिर भी चल रहा है, क्या अगर ये एसेट कभी भी रिवैल्यू नहीं हुआ होगा तो एक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी अकाउंट के अंदर इसकी डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेफिशिएंसी पड़ी होगी, सारी निकाल दें। और अगर कभी रिवैल्यू हुआ होगा तो डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन तक की डेफिशिएंसी तो एलिमिनेट होकर नील हो गई होगी, तो फिर उस दिन लास्ट रिवैल्यूएशन से ऑनवर्ड्स लेकर डेट ऑफ सेल तक की डेफिशिएंसी पड़ी होगी वो डेबिट कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने कल किया था, दोबारा फिर मैं उसका जवाब दूसरी बार नहीं दे सका। बच्चे का क्वेश्चन ये था कि एक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं जब एसेट बिकता है, तो कोई बता सकता है मुझे? अब पता नहीं वो बच्चा जो है ये लेक्चर को जब सुनेगा तब तक जवाब उसको मिल चुका होगा या नहीं। देखें, अगर तो एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो आपको पता है इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक क्वेश्चन था ना, मैंने कहा शायद किसी और का भी ना हो क्वेश्चन। अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम अलग रखते हैं। अब जो एसेट यहाँ पर आया था एडिशन के वक्त वो यहाँ पर पड़ा है, उसकी कॉस्ट ही है यहाँ पर, हम उसकी कमी को यहाँ पे नहीं आने देते, उसकी कमी को हमने अलग रखा होता है और बैलेंस शीट में इन दोनों को नेट करके बुक वैल्यू शो करते हैं। एसेट तो हमारे पास समझो बुक वैल्यू भी पड़ा होता है ना, बस उसकी रिकॉर्डिंग का तरीका ये होता है कि उसकी कॉस्ट अलग अकाउंट में रखते हैं, हम उसकी एक्यूमुलेशन को अलग अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। अब हमने इस एसेट को निकालना है, इस एसेट को निकालना है, तो एसेट अकाउंट में क्या पड़ा है उस एसेट से रिलेटेड, कॉस्ट। अगर हम सिर्फ उस कॉस्ट को क्रेडिट कर दें डिस्पोजल पर और कुछ ना करें तो उस एसेट की कुछ बाकियात कहाँ पड़ी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 100 रुपए का एसेट यहाँ पे डेबिट किया था और वो 10-10 करके 20 रुपए डेप्शिट होकर यहाँ पे उसकी डेप्शिट पड़ी हुई है, तो एसेट तो 100 माइनस 20 80 का हमारे पास है। अगर सिर्फ 100 क्रेडिट करेंगे तो उसकी बाकियात 20 तो वहीं पड़ी रह जाएंगी जो हम फायदा भी ले चुके, ठीक है ना। तो अगर ये एसेट निकलना है तो ये एसेट की कॉस्ट यहाँ से निकलेगी और इसकी जो कमी अलग, वरना अगर हम ये अलग ना बनाते तो एसेट की कमी कहाँ आ रही होती, तो यहां पर ही ये बुक वैल्यू पे नजर आता, तो बुक वैल्यू ही निकलती। जैसे हमने एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाया था जब, तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे जब बना था तो हमने कहा था कि इसके अंदर क्योंकि एसेट कॉस्ट इधर आती है और डेप्शन भी यहीं पे आ रही थी, तो एसेट अकाउंट के अंदर ही एसेट बुक वैल्यू पे पड़ा होता है। तो जब डिस्पोजल करते थे, मैंने ये फर्क भी दिखाया था, दोनों तरह के लेजर बना के, याद है। तो डिस्पोजल में हम क्या निकालते हैं यहां से, क्योंकि इसको क्रेडिट करने से एसेट हमारी किताबों से डी रिकॉग्नाइज हो जाता है, हमारी किताबों से निकल जाता है, फिर हमारी किताबों में बाकी नहीं रहता बुक वैल्यू क्रेडिट करने से। लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है और उसूल क्या है, जो एसेट अकाउंट में पड़ा है वही निकालना है, तो अगर हम डिस्पोजल की कॉस्ट क्रेडिट करें तो क्या ये एसेट हमारी किताबों से निकल जाएगा? ये एसेट तो हमारी किताबों से निकलेगा ही नहीं, पूरी तरह से नहीं निकलेगा, कॉस्ट तो निकल जाएगी लेकिन डेप्शन तो यहां पर पड़ी हुई थी एक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी के अकाउंट के अंदर। तो इसलिए यहां पर ये दोनों स्टेप करने पड़ते हैं, डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल, याद आ रहा है, फ्रॉम डीओपी टिल टीओएस। ये करेंगे तो ही एसेट हमारी किताबों की जान छोड़ेगा। ये बहरहाल एक बच्चे का सवाल आया था, मैंने कहा चलें सबको ही जवाब दे देता हूँ उसका, तो अगर अभी भी समझ नहीं आई उस बच्चे को तो फिर दोबारा पूछ लेना मुझसे, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है जी, कोशिश कर लेंगे। बहरहाल आप में से किसी को इसमें मसला तो नहीं है, एसेट अकाउंट में से एसेट का निकलना और एक्यूमुलेशन अकाउंट में से एक्यूमुलेशन का निकलना, ये डिस्पोजल पे दोनों काम करने हैं। अब एसेट की नेचर डेबिट है तो निकलने के लिए क्रेडिट, और यहाँ पर क्रेडिट नेचर की चीज़ है, यहाँ से कुछ निकालना है तो डेबिट। क्योंकि एसिड को स्टैंडर्ड जो अल्फाज इस्तेमाल करता है डिस्पोजल के लिए, तो हम कहते हैं डिस्पोजल आसान, स्टैंडर्ड तो इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करता है डी रिकॉग्नाइज। जैसे रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड करो एडिशन को, डी रिकॉग्नाइज किताबों से निकाल दो। किताबों से निकालना है तो सिर्फ अगर ये सिचुएशन है ना, एसेट अकाउंट अलग रखा था और डेप्शन उसकी अलग अकाउंट में इकट्ठी की थी, तो फिर सिर्फ एसेट अकाउंट क्रेडिट करने से वो एसेट डी रिकॉग्नाइज नहीं होगा। क्वेश्चन ये जरूर दिमाग में आ सकता है अगर कॉन्सेप्ट इंट्रो का मजबूत नहीं है कि डेप्शन एक्सपेंस कहाँ गया, भाई वो तो हर साल एक्सपेंस आउट होकर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बनता रहा था, ये तो उसकी कमी को, एसेट की कमी को बेसिकली हमने एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ था। इस अकाउंट के अंदर एक्सपेंस का बढ़ना नहीं पड़ा होता, इसके अंदर हम एसेट की होने वाली कमी को इकट्ठा करके रख रहे होते हैं, सही है ना। तो इसलिए ये एज ऑन बैलेंस पड़े होते हैं, तो डिस्पोजल के वक्त इन दोनों को खत्म करना है। और अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू है तो फिर आप सिर्फ बुक वैल्यू ही निकालते हैं, आपका काम हो जाता होता है, ठीक है, सही है। बातें कहां से कहां निकल गई। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि एसेट अकाउंट में से
एसेट की कॉस्ट नहीं रीवैल्यूड अमाउंट निकली, क्योंकि रीवैल्यू होने के बाद एसेट अकाउंट में इसकी रीवैल्यूड अमाउंट ही पड़ी थी, क्रेडिट कर दिया। उसके बाद चूंकि ये एसेट रीवैल्यू हो चुका हुआ है तो एसेट तो एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेफिनेशन पड़ी होगी, वो निकाल देनी है यहाँ से। तो वर्किंग से जाकर देखेंगे तो ये डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन है और ये डेट ऑफ सेल है, दरमियान में सिर्फ 14 रुपए की डेफिनेशन ही है। 3 महीने की डेफिनेशन एक्यूमुलेटेड डेफिनेशन पड़ी होगी ना, क्योंकि यकम जनवरी 11 की डेफिनेशन तो क्या हो गई थी, एलिमिनेट होकर नील। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन डेबिट हो गई 14 रुपए से। ठीक है, तीसरी चीज कैश रिकॉर्ड करेंगे और गेन लॉस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये पीएनएल में चला जाएगा। लेकिन साथ ही एक मसला आया था, ये 14 की डेफिनेशन आपने जो क्रेडिट की, उसके बाद आपके पास बेसिकली मैंने कहा था ये हुआ क्या है, आप देखो तो ये 500 का क्रेडिट होना, 14 का डेबिट होना, नेट में बोले तो 486 का क्रेडिट होना ही बनता है ना। यही आपको अभी नजर भी आ गया यहाँ पर जो भी हमने ये काम किया, इसके फायदा क्या हो गया, इससे ये बात भी नजर आ गई कि एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेशन अकाउंट अलग पड़े हों तो ये 486 को डी रिकग्नाइज करने का तरीका क्या है, 500 यहां से निकालें और 14 यहां से निकालें। लेकिन हमारी वर्किंग तो बुक वैल्यू पर ही बन रही होती है, यूं समझे ये एसेट अकाउंट। तो वही चीज जो यहाँ पर अलग अलग करके हमने निकाली है, अगर इस अकाउंट में मैं शो करूं बुक वैल्यू में, तो क्या निकलेगी यहाँ से, बुक वैल्यू ही निकलेगी ना। तो जो हमारी वर्किंग हो रही थी उस वर्किंग में से आपने इस बुक वैल्यू को माइनस कर दी, यही पड़ी हुई थी ना। यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, 500 माइनस 14 करें तो जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू पड़ी है, वो बुक वैल्यू अब नहीं पड़ी क्योंकि एसेट क्या हो गया, डिस्पोज हो गया। तो ये निकाल दिया यहाँ से और एसेट क्या हो गया, जीरो, किताबों से निकल गया। लेकिन एक मसला है, रोने की आवाज, मैं भी नाल जाना है, इत्थे भी पे है। हमने देखा सरप्लस का बैलेंस अभी भी बाकी है, कितना बाकी है, 230 माइनस 6 224 अभी भी पड़ा है। एक एसेट चला गया तो जो गेन या लॉस है वो तो रिकग्नाइज हो गया, हम इस कह रहे हैं ये वो जो है वो अनरियलाइज्ड है, तो वो तो रियलाइज हो गया आज, एज एक्चुअल में एसेट बिक गया है। तो जो अनरियलाइज क्या है कि किसी वक्त बुक किया था, आज उसको भी खत्म करके रियलाइज कर लो। यानी यूं कहा था हमने कि सरप्लस के साथ वही करो जो आज तक करते आए, उसको डेबिट करके रिटेन्ड अर्निंग्स में क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो हमने सरप्लस को भी यहाँ से निकाल दिया था। तो ये हमारी एंट्रीज बनी थी डिस्पोजल की। ठीक है, तो अगर उसूली बात, अगर एसेट रीवैल्यू हो जाए और रीवैल्यू सरप्लस पड़ा हो तो जैसे डेप्रिसिएशन के वक्त 2 एंट्रीज आती हैं, एक डेप्शन की, दूसरी इंक्रीमेंट डेप्शन की, ट्रांसफर की, ऐसे ही डिस्पोजल की भी 2 एंट्रीज बनेंगी, एक डिस्पोजल की और दूसरी बच्चे खुच्चे सरप्लस की ट्रांसफर। और अगर सरप्लस ना पड़ा होता, सिफर होता या लॉस वाली साइड में कुछ पड़ा होता तो फिर दूसरी एंट्री ना होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री नहीं हो रही होती। गॉट इट? तो मैंने आपको शायद लिखवाया था एक जुमला कि रीवैल्यूएशन हो और सरप्लस का बैलेंस पड़ा हो तो डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज होती हैं, कुछ ऐसा जुमला लिखवाया था ना। और अगर रीवैल्यूएशन हो और लॉस पड़ा हो तो फिर डेप्रिसिएशन की सिर्फ 1 एंट्री होती है। अब अगर आप उसी जुमले के अंदर इस चीज को ऐड कर लेना तो काम बन जाए, अभी ना करें, घर जाके कर लेना, लेकिन जुमला कैसे बन जाएगा, अगर रीवैल्यूएशन हुई हो और सरप्लस पड़ा हो तो डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल के वक्त 2 एंट्रीज होंगी, और अगर रीवैल्यूएशन हुई हो और लॉस का बैलेंस पड़ा हो तो डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल के वक्त एक ही एंट्री होगी, दूसरी एंट्री नहीं होगी। ठीक है ना, सही है, मतलब बात वैसी ही है, अगर फिट करना चाहो तो कर लेना। ये जरा हमने रिवाइज किया इसको 65 को, फिर मैंने 66 और 67 आपको होमवर्क में दिए थे, ये लाजमी करने पड़ेंगे क्योंकि ये करेंगे तो फिर अगला सवाल करेंगे जिसके अंदर ये तो एक एसेट आता है, वही रीवैल्यू होता है, वही बिक जाता है। लेकिन असल सवाल पर्चे में ऐसे थोड़ा ही आएगा, असल सवाल तो पर्चे में आएगा ऐसे, मल्टीपल एसेट्स होंगे, 10 12 15 बिल्डिंग्स हैं, उनमें से कोई 1 2 बिक गई हैं, बाकी पड़ी हैं। अब असल तो एक्चुअली होता भी ऐसे ही है, ऐसे थोड़ा ही होता है सवालों में। ठीक है, तो उसको सीखने के लिए ये मजबूत होना जरूरी है। तो क्विकली जरा इसको करते हैं ताकि अल्लाह करे आज हम 68 को पूरा कर लें। 68 का मैं नोट भी बना दूं और फिर 69 वे उसी जैसा सवाल है वो आप होमवर्क में कर सकें। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि हम नोट को किसी हद तक अब मुकम्मल तैयार कर चुके हैं, अब इसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। लेकिन नोट की मेन बॉडी और रीवैल्यूएशन के 3 सब नोट्स के साथ जो हर सवाल से रिलेटेड इंडिविजुअल किस्म के सब नोट्स आते हैं ना, वो मैंने अभी फैम वाले सवाल में वर्किंग प्रोसेस की मूवमेंट नहीं आपको सिखाई थी, और बाकी दोनों सवालों के अंदर चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनता है वो भी नहीं सिखाया हुआ। ठीक है, वो जब चेंज इन एस्टीमेट का नोट सिखाऊंगा हर जगह पे बन सकता है, फिर कोई मसला नहीं है। वैसे आई कैप अपनी सोल्यूशन में नहीं देता क्योंकि उसने लिखा होता है ना पीपीई का नोट, तो चेंज इन एस्टीमेट का सब नोट में नहीं बना रहा होता। लेकिन इतना आसान है कि जब मैं आपको सिखा दूंगा तो मैं आपको कह दूंगा
कि पीपीई का नोट बनाने के लिए आए और सवाल में चेंज इन एस्टीमेट हो तो आप चेंज इन एस्टीमेट का सब नोट भी बना देना। आपको जब आता होगा वो सब नोट बनाना तो इट विल नॉट टेक मोर देन वन मिनट, मेरे ख्याल में 1 मिनट में बन जाएगा, तो फिर अच्छा है, काम कर लोगे। अच्छा जी, आते हैं जी 66 पर। कॉस्ट ऑफ एसेट है जनाब 700, यकम जनवरी 17 पे खरीदा था, लाइफ थी 15 साल, यकम जनवरी 18 पर रीवैल्यू हुआ और 31 मई 18 को बिक गया। शुरू करें जी काम, जरा मुझे आप डेट्स वगैरह लिखवाते रहे। फिर यकम जनवरी 17, यकम जनवरी 17 पर कॉस्ट कितनी है जी? 31 दिसंबर 2017 पर डेप्रीशिएट करेंगे तो 700 डिवाइड बाय लाइफ कितनी है? 14, 15, आंसर 14 है। 14 क्यों लिखवाया पर मुझे जी? 653 बुक वैल्यू आ गई। उसके बाद 18 का साल शुरू होते ही इसको हमने किया रीवैल्यू, तो रीवैल्यूड अमाउंट आई 1000, ये 1000, यही सवाल चल रहा है ना? अच्छा, तो जी 347, 347 का आ गया हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये हमने लिख लिया। ये एसेट का कॉलम, एसेट का नाम है कोई? एसेट ही लिख लें फिर, अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया जी रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम और फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हाँ जी, तो 1000 रीवैल्यूड अमाउंट आ गई, 347 का हमें सरप्लस आ गया। अब इसने बिक जाना है इसी साल में। टेस्ट में जो सवाल आएगा ना, जब कभी भी आएगा, उसमें ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तो जितने सवाल आपको करवाऊंगा ना, तो जिधर इस साल में ये रिवैल्यू हो, इसी साल के अंदर 2, 4, 5, 6, 8 महीने बाद बिक जाएगा। लेकिन टेस्ट में जो सवाल दूंगा उसकी तैयारी करा दूंगा, लेकिन टेस्ट में जो होगा वो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। वो ये होगा कि जैसे यहाँ पर 18 में रिवैल्यू होगा तो 18 का पूरा साल इस्तेमाल होगा और 19 में जाके या 20 में जाके एसेट बिकेगा। तो ध्यान से सीखना है इसको, ठीक है ना? पर्चे में तो किसी भी तरह से आ सकता है। लें जी, अब हमारे सवाल में क्या कह रहा है कि ये वाला एसेट जो है ये 31 मई 2018 को बिक रहा है, ठीक है। तो 31 मई 2018 तक इसको डेप्रीशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 को डिवाइड करेंगे आप रिमेनिंग लाइफ से, रिमेनिंग लाइफ इस दिन निकालेंगे तो 14 बचेगी। अच्छा, ये वाला 14 आप पहले एडवांस में लिखा रहे थे मुझे, अच्छा जी। लेकिन इसको 5/12 करना ना भूलिएगा और नशर भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 14 इंटू, इसके साथ तो जो करना है एसिड करते हैं, इन्हें भी नाल ही जाना है, ठीक है। बोले नहीं जी, बोले ये पक्का करना है इसको, क्योंकि देखें अभी जब मैंने कंप्लीट सवाल करना है तो कंप्लीट सवाल में क्या होना है? कंप्लीट सवाल के अंदर डिस्पोज होने वाले एसिड के साथ यही काम करना है जो इन 3 सवालों में कर रहे हैं, और बाकी थोड़ा सा ये देखना है कि बाकी जो है वो कंटिन्यू हो रहे हैं बस। तो ये पक्का होगा तो वहां पर जाकर लग जाएगा, एज इट इज फिट हो जाएगा बीच में जाकर ये कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। बुक वैल्यू आ गई 970 और 337। अब जनाब कहानी शुरू होती है डिस्पोजल की, ठीक है। तो डिस्पोजल के लिए मुझे डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए होती है, ठीक है जी। एंट्रीज कर लें यहाँ तक, ज़रा पक्का हो जाए काम कि मैं 18 से ही काम शुरू करूँ। मैं 18 की एंट्रीज कर दूँ, आपकी इजाज़त है। 17 की एंट्री क्या होगी? एसिड डेबिट, चले ज़बानी कर लेता हूँ, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। दूसरी एंट्री डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, डन हो गया। अब आता है 18, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, बल्कि इसमें भी मैं बाकी एंट्री ज़बानी कर रहा हूँ और सिर्फ डिस्पोजल की एंट्रीज कर देता हूँ, ठीक है, सही है। चलो अच्छा जी, अब यकम जनवरी 18 को एसेट क्या हो रहा है जी? रीवैल्यू। तो रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में तो जो करना था वो कर लिया। एंट्रीज में क्या करेंगे?
पहले ट्रांसफर फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। अब खड़े होंगे यहाँ पर और देखेंगे अगर ये एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ होगा तो कॉस्ट यानी डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक की डिडक्शन पड़ी होगी, ट्रांसफर कर देंगे एसेट अकाउंट। और अगर कभी रीवैल्यू हुआ होगा तो फिर रीवैल्यूएशन के दिन से इस दिन तक की। ये बात समझ आ गई है ना? अब ये एसेट इस दिन से पहले कभी भी रीवैल्यू नहीं हुआ होगा, इसका मतलब डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक जितनी डिडक्शन आती है दरमियान में कितनी आ रही है, ए की 47 आ रही है, ये पड़ी हुई है, इसको अक्यूमुलेटेड डिडक्शन कहते हुए ट्रांसफर कर देंगे जबानी। अक्यूमुलेटेड डिडक्शन डेबिट और एसेट क्रेडिट। मैं एंट्री कर नहीं रहा। दूसरी एंट्री ये दूसरी एंट्री 18 के साल की दूसरी एंट्री, एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तीसरी एंट्री डेप्शन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। चौथी एंट्री रियल सरप्लस डेबिट। अच्छा कार ही लेता हूँ डायरेक्ट डिस्पोजल की एंट्री पे जा रहा हूँ तो फिर ऐसे ना हो किसी को मसला पड़ा हो, बड़े सवाल में जाके फिर मसला पड़ा होना है, यहाँ नहीं पड़ेगा। तो यकम जनवरी 2018 एसेट डेबिट नहीं उस तो पिछले साल आ गया था, ठीक है जी। अक्यूमुलेशन डेबिट ट्रांसफर की एंट्री से शुरू करते हैं। 18 है अक्यूमुलेशन डेबिट और एसेट क्रेडिट 47 से हमने किया। उसके बाद ट्रांसफर हो गया जी, अब रीवैल्यू करवाएं तो यकम जनवरी 18 पर एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस 347। उसके बाद 31 मार्च 15 आया, सॉरी 31 मई 15, मार्च तो पिछले सवाल में था। हमने इसको डेप्रिशिएट किया 9 महीने, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 30 से। उसके बाद अच्छा ये 18 सॉरी, और फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 10 से। ठीक हो गया जी, ओके। अब डिस्पोजल की एंट्री है जनाब। मैं कह रहा था मैं ये एंट्री डायरेक्ट कर लूँ, लेकिन फिर मैं आप लोगों से डरते हुए ये ना कर पाया, ठीक है। तो अब आखिरी एंट्री है जी, डिस्पोजल की एंट्री है, इधर अलग से मैं कर देता हूँ कि 31 मई 2018 पर हमने एसेट को डिस्पोज करना था। तो पहले एंट्री लिखेंगे, पहले दिन से आदत डाली है आपको, ठीक है। एंट्री बनेगी अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, कैश डेबिट सिंपल डिस्पोजल है, और एसेट क्रेडिट। और चूंकि सरप्लस का बैलेंस पड़ा है तो दूसरी एंट्री भी आपको पता है होगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स, वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एसेट अकाउंट में से निकलेगा क्या, क्वेश्चन ये है। तो उसका आंसर आपसे पहले क्वेश्चन करेगा कि ये एसेट कभी रीवैल्यू हुआ या नहीं, क्योंकि अगर ये एसेट अपनी ज़िंदगी में डिस्पोजल के दिन से पहले कभी रीवैल्यू हुआ होगा तो फिर एसेट अकाउंट में इसकी रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, वही निकलेगी। और अगर ये कभी भी रीवैल्यू नहीं हुआ होगा तो फिर एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी होगी, वही निकालेंगे। अब हम खड़े हैं 31 मई 18 पर और यहाँ खड़े होकर सोच रहे हैं एसेट को बेचना है। तो जब हम ऊपर सर उठाकर देखते हैं तो ये एसेट यकम जनवरी 18 को रीवैल्यू हुआ था, तो एसेट अकाउंट में इसकी यही वाली रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, यानी 1000 रुपया। तो हम 1000 रुपया एसेट अकाउंट में से क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। ये क्रेडिट क्या किया जी हमने, आज हमने इसकी कॉस्ट नहीं क्रेडिट की बल्कि रीवैल्यूड अमाउंट, ये फ़र्क डाला था ना, बल्कि लिखी डायरेक्ट कोई नहीं जी, रीवैल्यूड, बल्कि ये लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, वो तो पूरा ही नहीं आ रहा, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, समझ आ रही है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक, अगर एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ, और अगर रीवैल्यू हुआ है तो डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि एसेट क्या हुआ है रीवैल्यू, बोलो हुआ तो है, अभी एसेट अकाउंट में ये रीवैल्यू अमाउंट लिखते हुए यही तो डिसाइड किया। तो अगर ये एसेट रीवैल्यू हुआ है, अगर ये एसेट यहाँ खड़े होकर हम देख रहे हैं कहीं रीवैल्यू हुआ है, तो रीवैल्यू के दिन तक की डेप्रिसिएशन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई थी। तो फिर यहाँ पर खड़े होकर इस दोनों टाइम लाइंस के दरमियान में सिर्फ 30 की डेप्शन है जो आज तक डिस्पोजल के वक्त तक
उसके अकाउंट में पड़ी होगी, क्योंकि यकम जनवरी वाली तो वैसे ही क्या हो गई थी, खत्म जी। तो कितनी है जी, 30 लें जी, 30 वॉज सोल्ड फॉर 1050, बोलो। तो 1050 कैश आ गया और गेन आ गया 80 का। आजकल गेन बड़ा आने लग गया है ना, एक ज़माना वो था शुरू में गेन आके ही नहीं देता था। लेकिन अब इसकी रिकॉर्डिंग पोस्टिंग वर्किंग में भी करनी है। असल में तो ये इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जो रनिंग सवाल, इसमें तो ख़त्म होगी कहानी, बस आगे ना चले। लेकिन जो रनिंग सवाल होगा, उस रनिंग सवाल के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस बहुत सारी बिल्डिंग में से एक को निकाल कर लेके जाना है, बाकी उन्हें वहीं रहना है। तो ये एक का निकलना आपको सिखा रहा हूँ। ये जब एक निकलेगा, पहले देखो, पहले क्या हुआ, ये पहले 970 पे आया है। अब इस 970 को इस वर्किंग में निकालना है, तो क्या करेंगे, इसी 970 को क्रेडिट कर देंगे। क्या ख्याल है, बोलो। अब जैसे इस 970 को क्रेडिट करेंगे, आप कहेंगे सर वर्किंग में तो 970 आपने क्रेडिट कर दिया, जरा एंट्रीज में दिखाएं कहाँ क्रेडिट किया। तो ये इस तरह से क्रेडिट हुआ 970, दिस एंड दिस, नेट करके देखें तो 970 ही आता है ना, बोलो, सही है ना। तो एंट्री में ये अलग अलग नजर आ रहा है, जो वर्किंग के अंदर आपको नेट होकर माइनस होता नजर आएगा। तो ये एसेट किताबों से डी रिकग्नाइज किया हमने, ठीक है। इसको अगर वर्किंग में शो करें डी रिकग्नाइज होना, तो ये बुक वैल्यू के हिसाब से करेंगे, क्योंकि वर्किंग किस पे बन रही है हमारी, बुक वैल्यू, सही है। वर्किंग बुक वैल्यू शो कर रही है ना। लो जी, एसेट तो हो गया नील। ये किधर गया जी, भाई ये डिस्पोजल हुआ, यहाँ पे लिखेंगे ना, पूछने वाले तो पूछेंगे वर्किंग को देखकर, यार ये किधर गया, यार डिस्पोज हो गया। तो उसको पूछने वाले ने अगली बात पूछी, तो ये इसका रिश्तेदार क्यों अभी तक खड़ा है। हमने कहा नहीं, इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, इसको भी यहाँ से खत्म, लेकिन सिर्फ डिस्पोजल वाले को, ठीक है। तो 337 यहाँ से भी निकाल दें, और इसकी एंट्री बनी रीवेल सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो 31 मई पर भी 2 एंट्रीज हो गई, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। कितना, ये तो बुक वैल्यू ही शो कर रहा होता है, इधर भी बुक वैल्यू ही है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखो बात ये है कि ये दोनों एंट्री सेम है, दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। आपको अभी की चीज़ें सिखाई हुई ना, आपको ज़िंदगी में आगे फ़ायदा देंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसफ़र, ये क्या है ट्रांसफ़र, क्या चीज़ की ट्रांसफ़र, सरप्लस की, किधर, ठहर 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 एक मिनट, तरतीब से ना, सरप्लस की ट्रांसफ़र किसकी है, सरप्लस की, कहाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये क्यों की है ट्रांसफ़र, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से। ये भी क्या है, ट्रांसफर, किसकी ट्रांसफर, सरप्लस की, किधर ट्रांसफर, रिटेन्ड। क्यों ट्रांसफर, एसेट ही बिक गया है, तो जो इसका सरप्लस पड़ा था सारा उठा के रिटेन्ड अर्निंग फेंक दो। अब अब नहीं अनरियलाइज रहा, अब सारे का सारा क्या हो गया है, रियलाइज। गॉट इट। कॉन्सेप्ट पक्के होते हुए, कॉन्सेप्ट स्लोली पक्के होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने वो आज आपकी बात जो है ना, वो सवाल वाली, वो मैंने पेंडिंग कर दी है कि आपका वो रूल अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अप्लाई क्यों नहीं हुआ, ठीक है। और किसी और सवाल में उसको देखेंगे फिर जाके, ठीक है। कहाँ अप्लाई होगा कहाँ नहीं होगा ये फिर देखेंगे। जाहिर सी बात है, शॉर्टकट है, थोड़ी सी 2-3 चीज़ों के साथ ही लगता है। अब वो जिस सवाल के अंदर शॉर्टकट लगवाना होगा, उस सवाल से डाटा उस हिसाब से होगा, तो करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज मैंने यूँ समझा इंपॉर्टेंट नहीं, कल भी काफ़ी टाइम उस पर लगा लिया, बच्चे ऐसे बोर से हो रहे थे, ठीक है ना। थोड़ा सा आज ट्विस्ट डाला है, नया काम कर रहे हैं। अब फिर इसी तरह से किसी वक्त में 10-15-20 मिनट उस पर लगा के उसको कंक्लूड कर लेंगे, ओके। बहरहाल आप उसको जहन में रखिएगा, और जब कभी रीवैल्यूएशन आए आप वो अप्लाई करके देख भी लिया कीजिएगा, अपनी तसल्ली करिएगा, पक्का भी होता रहेगा, ठीक है। वो सरप्लस को ऐड करें या लेस करें और लॉस को ऐड करें, याद आ रहा है शॉर्टकट। चलिए कल की बात है, अभी कल की तो बात है, हमने सेशन शुरू किया था, आज 18 लेक्चर ख़त्म हो गए। अब ये देख लो, अब अगर अराउंड 110 लेक्चर हमारे होने हैं, अराउंड 105 6 7 5 6 तो खैर 107 8 से लेके 111 12 तक, तो अराउंड 110 में बोलता हूँ। 2-4 कम 2-4 ज़्यादा हो सकते हैं ना, कभी चलते चलाते कोई चीज़ अड़ जाती है, किसी सेशन बहुत लंबा होता है, कोई टेस्ट कोई अड़ गया, बच्चों को समझ नहीं आ रही, एक लेक्चर उस पर लग गया, या कोई इस तरह से कोई और चीज़ नहीं आ गई जहन में, तो ऐसे प्लस माइनस थोड़ा सा जहन में होता है, नहीं लगे कोई मसला ना आए तो चल भी जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अराउंड 110 लेक्चर्स लगा करते हैं। अब अगर 110 लेक्चर्स के हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 18 लेक्चर्स, ये तो अच्छा खासा पोर्शन आपका चला गया, पता ही नहीं चला। ऐसे ही आपको पता नहीं लगना और सिलेबस ही खत्म हो जाना।
अब अगली ईद से इस ईद के दरमियान अब जो आप वापस आएंगे तो कितना अरसा का टाइम होता है बीच में? तकरीबन 2 महीने होते हैं, पक्के पक्के छुट्टियों बगैर वाले, इतवारें सब कुछ निकाल के। आप खुद सोचें उस 2 महीने के अंदर यानी इतवारें भी निकाल दें और छुट्टियां भी निकाल दें तो 60 लेक्चर्स हो जाने हैं। तो जब आप अगली ईद पे जा रहे होंगे क्या बचा होना है पीछे? है जी, क्या बचा होना है? वॉल्यूम 2 भी थोड़ा सा ही बचा होना है, ठीक है ना? 30 लेक्चर्स के अंदर क्या हमने एक प्रॉपर तरतीब की स्पीड रखनी होती है। तो ये नहीं है कि 80-82 लेक्चर्स के ऊपर हमारा 40-50% सिलेबस होगा, नहीं, सिलेबस भी उतना ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है? एंड पे जो यानी कि जो पेड टाइम है वो लगाना ही लगाना है। जब वो पूरा नहीं होता ना मुझसे, फिर मैं एंड पे आपकी क्लास जो है ना 2 बजे पे ले जाया करता हूँ और अपनी नमाज पढ़ा करते हैं जैसे उस दिन पढ़ी थी, ठीक है? मैंने कहा बता दूँ, अभी से ज़हन बनाऊंगा तो तैयार होंगे ना। आखिरी 1.5-2 महीने में मैं नॉर्मली आप लोगों की FAR1 की क्लास मैंने ये रखवाई इसीलिए इस वक्त होती है। इस वक्त कोई और क्लास तो फिर होती नहीं है। नमाज का जो टाइम है उससे पहले कोई रखते नहीं कि नमाज के बाद ही होगी, तो बस फिर वो टाइम थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस 10-15-20 मिनट नॉर्मल, हर दफ़ा नहीं कि 2 बजे जाता है, पर ये है कि 1:35-40-45 अक्सर कर लेते हैं हम, थोड़ा थोड़ा रोज़ ज़्यादा पढ़ते हैं ताकि वो भी एंड पे वो भी इकट्ठा ना हो। एक्स्ट्रा क्लास भी हम रोज़ाना ही बीच में ऐड कर लेते हैं, रोज़ाना ही बीच में एक्स्ट्रा क्लास, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी करके कि वो 15 मिनट 20 मिनट करके, ताकि महसूस ही ना हो, काम भी हो जाए। तो खैर अगला सवाल करते हैं। इस सवाल नंबर बताएं कौन सा था? 67 करते हैं जी। इसमें क्या है? अब ये तो बिल्कुल सेम ही होगा मेरे ख्याल से। चलो देखता हूँ मैं, दिल करता है तो। सोल्यूशन नहीं है ना असल में, तो करवा दूँ जल्दी जल्दी। अच्छा है ज़रा प्रैक्टिस जितनी हो जाए, अभी आगे जाके फिर उतनी सहूलत है, आगे जाके पिक्चर लेनी है। इसका मैं नोट इसलिए नहीं बनवा रहा, मैं इन सवालों को भी नोट में प्रेजेंट कर देता, लेकिन ये तो ज़ीरो हो जाना है, फ़ायदा क्या? तो नोट उसी का बनाएंगे जिसके अंदर एसिड बचेगा। बहुत लड़ाई चल रही, कोई नहीं, दे दो यार, दे दो। उसका है तुम्हारा है यार, उसका मोबाइल तुम नहीं दे यार, ये इस्तेमाल करता है मोबाइल ये? नहीं यार, क्यों तुम पिक्चर नहीं लेने दे रहे उसको यार? हैं? अच्छा, तुम अपना मोबाइल देना नहीं चाहते होगे उसको। जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए कि मोबाइल में पासवर्ड ही ना हो। जिंदगी ऐसी हो सकता है, या फिर ऐसा हो कि पासवर्ड सबको पता हो पर हो सही बाहर दे बंदे ली बस हो। मेरे मोबाइल का पासवर्ड मेरे TS को भी पता है, मेरे घर के सारे, मेरे खानदान के सारे अफराद को भी पता है। बाहर के लोगों वास्ते होता है बस पासवर्ड, से घर दे वास्ते थोड़ी होता है। क्यों भाई, पता है तुम्हें नदीम इसका पासवर्ड? इसको नहीं पता, दूसरे को पता है, असगर कैन को पता है। अच्छा जी, 67 कॉस्ट ऑफ एसिड 500, डेट ऑफ परचेज 1/1/15, यूजफुल लाइफ 20 साल, इट इज रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 16। सेम सवाल एट 600। ऐसे डिस्पोज ऑफ हो गया 30/9/16 पे फॉर 450। शायद लॉस आना है इसलिए सवाल है। तो जी किस दिन खरीदा? जल्दी से लिखवा दें मुझे, किस दिन खरीदा? 1 जनवरी 15 जी। कॉस्ट 500 या 5000? 31 दिसंबर 2015। डेप्रीसिएशन के लिए लाइफ कितनी है जी? हाँ 20 जी। बुक वैल्यू 475। और उसके बाद हुआ चाहता है ये रीवैल्यू। फुल तैयार हो जाएं आप, मुश्किल सवाल अभी मैं वो आपको नेट प्रैक्टिस करा रहा था, अभी मैच शुरू होने लगा इससे अगला सवाल, ठीक है? तैयारी पकड़ लें आप, सीट बेल्ट बांध लें। सीट बेल्ट गई है? अच्छा जी। 1 जनवरी 16। 650 है, 600 है, 600। 125 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। उसके बाद 30/9 है, 30/9/16 में बिक रहा है ये, और ये तो जर्नल एंट्री में जाता है, इस वर्किंग में तो आता ही नहीं। मतलब जर्नल एंट्री में जाता है ना, हमारी वर्किंग में आता है रीवैल्यूएशन की, ये सेल प्रोसीड वाला 450 आएगा ना, नोट में आता है, बस ये याद रखना, ठीक है ना? बैलेंस शीट में जाता है एक तरह से कह लें। अगर इनकम स्टेटमेंट मांगेगा तो हमें जरूरत पड़ेगी, ये जर्नल एंट्री मांगेगा, ठीक है? ये 450 जो है
ये ना तो हमारी वर्किंग में जाएगा, ना ही हमारी बैलेंस, ना ही हमारे नोट में जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल है, मसला क्या है, उन्होंने जर्नल एंट्री मांगी हुई है, तो फिर जर्नल एंट्री में तो इसने जाना होता है, ठीक है। तो 30/9 तक इसको डेप्रिशिएट करना है। अब 600 को डेप्रिशिएट करना है और रिमेनिंग लाइफ निकालनी है यकम जनवरी 16 पे खड़े होकर। तो 20 में से 1 गया, बाकी 19 और 125/19 क्यों? ओके, 9/12 बिकने के दिन तक, आने से लेकर जाने तक डेप्रिशिएट करना है उसको। तो जैसे आने वाले साल में पूरा साल इस्तेमाल ना हो तो फ्रैक्शन लगाते हैं, जाने वाले साल में पूरा साल इस्तेमाल हो तभी फ्रैक्शन लगता ही है, ठीक है। चाहे वो रीवैल्यूड एसेट हो चाहे वो ना हो जी। खैर जाओ, नशर तो कर लो। 24 आ गया और 125 बटा, मैं भी नाल ही जाना है, वो साथ वही करते हैं, ठीक है। 9/12 जी 5 576 120 लें जी। अब ये एसेट बिकने को तैयार है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अच्छा, ये बार बार कहते रहा करें हमें क्या चाहिए, पता लगता रहे, ठीक है ना, कि हमें चाहिए क्या वाकई में। अब जिस दिन एसेट बिकना है ना, तो हमें इस जाने वाले एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए होती है और उसकी डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन भी चाहिए होती है, ठीक है। तो सारी वर्किंग अब करूं या अब सिर्फ एक ये कर दूं? अब सिर्फ डिस्पोजल की एंट्री होने की, ठीक है जी। तो 30/9 पर आपकी डिस्पोजल की एंट्री है। ये इस पर भी सरप्लस आया हुआ है हमें, अच्छा एंड वाला लॉस होगा जी। डिस्पोजल की एंट्री होने लगी है जी 30/9/2016 पर। अब डिस्पोजल की एंट्री बोलें जी क्या है? कहीं से भाग के आते हो, छुप के आते हो इधर? कैश डेबिट, यहाँ पे क्या हमारे पास छुपने तो नहीं आते तुम कहीं किसी को छेड़ गए हैं? कैश डेबिट एसेट को नाम तो नहीं? मैंने कहा क्या करके आते हो, छुप के आके बैठते हो यहाँ पे? खुदा का खौफ करो, रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, दोबारा पढ़ने का दिल करता है। ये ऐसी बात कोई कॉन्फिडेंट। अगर तुमने ये पेपर भी अच्छा नहीं किया तो बस फिर तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम कभी पेपर अच्छा करो, ऐसा पेपर था। खैर चलो, तो मसले साहब इंसान के साथ होते हैं। एसिड का नाम तो कोई नहीं लिखा हुआ, नहीं है जी बेटा। अब जाने वाला एसिड जो है उसकी रीवैल्यूएशन चूंकि हो चुकी है, तो एसिड अकाउंट में उसकी रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी 600 रुपये की, तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो ज़रा मुझे मिलो सही क्लास के बाद आके, ज़रा मिलो क्लास के बाद आके मुझे, मैं तुम्हें देखता हूँ। उसके बाद बगैर खुशबू के मिले आज जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब इधर देखें, अगर ये एसिड इस दिन रीवैल्यू हो गया है तो इस दिन तक की डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होकर नील हो चुकी है, तो फिर एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर सिर्फ ये 24 की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, ठीक है। तो ये 24 की डेप्रिसिएशन डेबिट कर दें। कितने का ख़रीदा उन्होंने, ख़रीदने वालों ने? 450 का। अब मेरे ख्याल में इस पर लॉस आ रहा है हमें P&L जी 126। अब गेन है 450। पता नहीं, मुझे भी यही लग रहा था कि लॉस है, भाई को लगा। अच्छा जी, अब ये एसेट डी रिकग्नाइज हो गया, ठीक है, किताबों से निकल गया। किताबों से तो निकल गया, इसको अगर वर्किंग में से हमने निकालना हो तो फिर नेट करके निकालेंगे, ठीक है। तो नेट वही पड़ा होगा, 576 ही पड़ा होगा। देखें ज़रा 576, ये ज़ीरो हो गया, किधर गया जी? डिस्पोजल। अब यही अगले सवाल के अंदर ना, ये यहाँ से डिस्पोजल तो हो जाएगा लेकिन नीचे ज़ीरो नहीं आएगा, ना ही ऊपर 576 पड़ा होगा। तो इसका मतलब ये 576 की फिगर निकालनी हमारे लिए ज़रूरी होगी। अब अगर मल्टीपल एसिड्स आ रहे हो और उनमें से एक बिक रहा हो, तो वो बिके हुए की ये वर्किंग, ये समझो एक ही था ना, ये अलग से दोबारा कर लेंगे तो बहुत हेल्प मिल जाएगी।
दोबारा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत सुकून से वो बुक वैल्यू ये वाली फिगर मिल जाएगी आपको जो निकालनी है, क्योंकि ऊपर तो सारी बिल्डिंग्स आ रही होंगी, बीच में से एक बिल्डिंग में बिकना है, तो ये वर्किंग थोड़ी सी आपको दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन खुशखबरी की बात ये होगी कि शुरू से नहीं करनी पड़ेगी, बस लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से शुरू कर देंगे उसको, क्योंकि उससे पहले से तो हमें सरोकार ही नहीं है। एसेट अकाउंट में से भी इसकी लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट नहीं निकलना है, और अकोमोडेशन में से भी इसकी इसी दिन से ऑनवर्ड्स वाली डेप्शन निकलती है। तो इसलिए ऊपर वाली जितनी भी वर्किंग होगी उसको करने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ी सी करनी पड़ेगी। शायद ये जितने सवाल आपकी किताब में हैं वो तो सारे इस वर्किंग को दोबारा मैं करवाऊँ ना भी तो हो जाएंगे इजीली। आपको रिवैल्यूड अमाउंट भी नज़र आ रही होगी, डेप्शन भी सामने 1 साल की आप लगा देंगे। लेकिन जब जिस सवाल की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो कभी टेस्ट के अंदर आएगा, उसमें जाके मसला हो जाएगा, तो हम वर्किंग थोड़ी मुश्किल तरीके से लगेगी, लेकिन ज़रा स्टार्ट में कर लेंगे इस तरह से, आगे आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जनाब बुक वैल्यू 0 हो गई। लेकिन अब अगली बात आपको पता ही है क्या, ये मैं भी नाल ही जाना है रो रहा है। जाहिर है एक एसेट बिक गया, अब उसका कोई सरप्लस अगर अनरियलाइज पड़ा है तो उसको भी ख़त्म करें, रियलाइज हो गया वो, ठीक है। तो इसे 120 को भी निकालना है, पर एंट्री करके निकालना है। तो 30/9/2016 पर जी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 120 जी, तो 120 आ गया। हाँ ये क्या हो गया, ठीक है। नहीं, इसकी डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ रीवन सरप्लस ऑन डिस्पोजल, बल्कि पूरी बात थोड़ी सी और लिखते हैं, ट्रांसफर ऑफ रीवन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन डिस्पोजल, ये लिखें, ठीक है ना। बात वही है, गलत उसको भी नहीं करेगा, लेकिन आप आसान बात लिखें बेहतर, थोड़ी लंबी है पर आसान बात ने। जी बेटा, अब ये इस सवाल में था, पिछले में क्यों नहीं पूछा, क्योंकि उसमें पिछले जैसा था। पिछले सवाल में भाई ने ये वाला सवाल नहीं किया कि एक गेन आपने, जो पहले दिन मैंने कहा था कि एक गेन आपने जी रिकॉर्ड कराया है ये, और एक अनरियलाइज को रियलाइज करा दिया, तो रिटेन अर्निंग में तो 488 हिट हो रहा है एक तरह से, एक पीएनएल से होकर और दूसरा रिटेन अर्निंग में डायरेक्ट। तो मैंने कहा था हाँ 488 हो रहा है, तो असल में बनता ही 488 था, ठीक है। अब यही बात आप दूसरे सवाल पे भी अप्लाई करना चाहेंगे तो खुद करेंगे, और क्या करेंगे आप इसकी भी वर्किंग करेंगे हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन की तरह से, और 31 मई 18 पर लेकर आएंगे, और इस वो जो बुक वैल्यू होगी हिस्टोरिकल वाली, उसको जब कंपेयर करेंगे तो अमाउंट जो आएगी गेन या लॉस की, वो इन दोनों को 80 और 337 को मिलाकर ये अमाउंट बनेगी। वैसे ये करना नहीं है पर्चे में, एक बार समझाया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर सवाल पे अप्लाई करो, वो तो सिर्फ लॉजिक के दीवानों के लिए कह देता है बंदा कि यार ये ऐसे है, लेकिन पर्चे में इसकी क्या सिग्निफिकेंस निकली थी, कुछ भी तो नहीं थी, बस काम जो हो रहा है सही है। तो अगलों पे भी अप्लाई करने लग गए, चलो ठीक है, अब आपने कर लिया तो आइंदा नहीं करना, फिर पर्चे में नहीं करना, ठीक है। दूसरे पे भी ऐसे ही अप्लाई होगा, पर घर पे आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। घर पे आप क्या करेंगे, इस तरह की वर्किंग बनाएंगे, किस तरह की, इस तरह की कॉस्ट मॉडल वाली, रिवैल्यू नहीं करवाएंगे, और 31 मई पर ले आएंगे, और जो आपकी बुक वैल्यू होगी उसको उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, गेन या लॉस जो निकलेगा वो दरअसल उन दोनों का टोटल ही होगा। इस तरह से आपका ये सवाल भी चेक हो जाएगा, 80 और 337 मिलाकर 400 समथिंग आएगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब आप इस सवाल की बारी आएगी, आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपको रिटेन्ड अर्निंग में गेन जाता नजर आ रहा है, जबकि रीवैल्यूएशन ये गेन नजर आ रहा है ना, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग में। दूसरा पीएनएल जो है वो असल डिस्पोजल पे हिट होकर आपको लॉस दे रहा है। अब ये हुआ क्या होगा, प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है ना, आपने 1 जनवरी में खड़े होकर एक एसेट को रीवैल्यू किया था, उस वक्त लग रहा था कि वो गेन देगा, लेकिन कुछ ऐसे हालात आए कि अब वो लॉस पे बिक गया, तो कोई मसला नहीं है, एक अनरियलाइज्ड गेन पड़ा था, आपने उसको रियलाइज कर लिया, और दूसरी तरफ एक एक्चुअल में लॉस आ गया, तो ये नेट करेंगे तो नेट में 6 का लॉस बनेगा। अब आप जब इस तरह की वर्किंग इस तीसरे सवाल की करेंगे, इस तरह की वर्किंग, तो इस तरह की वर्किंग में आपका यहाँ पर लॉस निकलेगा, और वो लॉस जितना भी वो नेट होकर आ रहा है वही होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, तजर्बे से साबित हुआ कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो सिखाया गया वो कर दें। एसेट के असल, ये FAR 2 में जाके बात आपको काम देगी IAS 12 के टॉपिक में, ठीक है ना। IAS 12 डेफर्ड टैक्स का टॉपिक है, वहाँ पे जाके हमारा और टैक्स वालों का डिफरेंस चल रहा होता है ना, टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं, टैक्स वालों के रेट्स, आप टैक्स पढ़ रहे हैं ना, टैक्स वालों के डेप्शन रेट और होते हैं, अकाउंटिंग वालों के और होते हैं। टैक्स वाले बैड डेट कहते हैं सिर्फ रिटर्न ऑफ को लो, हम प्रोविजंस को भी ले रहे होते हैं। इस तरह के मसले मसाइल जो होते हैं, उसकी वजह से हमारा और टैक्स का आपस में इख्तलाफ रहता ही है।
लेकिन इन इख्तलाफात को हम कहते हैं ये टेम्परेरी हैं। क्यों भाई, हम जिस मर्जी रेट से डेप्सिट करें, टैक्स वाले जिस मर्जी रेट से डेप्सिट करें, जिस दिन असल में बिकना है ना, असल में गेन लॉस सारा यहाँ निकल जाना है। तो यही वाली बात असल की जा रही है कि देखो हमने मॉडल चेंज किया तो हमने गेन बुक किया ज़रा और तरीके से हो गया, कुछ पहले अनरियलाइज कह के रखा हुआ, जब बिका तो एक तो उसको रियलाइज किया और एक एक्चुअल में भी आ गया, तो क्या सही गेन बुक नहीं हुआ? गेन फिर भी सही बुक हुआ है। असल डिस्पोजल के दिन जो भी फर्क होता है वो सारे का सारा निकल जाता है। पहले 2 सवालों के अंदर आपको ये नजर आया, पहले की तरह से दूसरा नजर आया, आपने बात नहीं की, लेकिन तीसरे में चेंज हुआ तो आपने सोचा नहीं, बात कर दी, सोचना चाहिए था। तो अब करेंगे, दोनों को प्रूव कर लेंगे अब इस तरह से, यानी कि जो दोनों सवाल मैंने अभी करवाए हैं ना, आपने उनमें ये काम करना है। आपने कॉस्ट मॉडल के हिसाब से 2 मिनट में वर्किंग हो जाएगी, जितनी देर मैं बोला उतनी देर में कर लेता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप ही करें। ये काम करेंगे, जो डेट ऑफ सेल है उसकी बुक वैल्यू पकड़ेंगे और जो सेल प्रोसीड्स हैं उसके साथ कंपेयर करके गेन या लॉस निकालेंगे। दूसरे सवाल में जो गेन आएगा वो होगा इन दोनों का टोटल, 80 और 337 कितना बनता है? वो जितना भी बनता है वही होगा, 400। ये 417 जो है ये आपका उस वर्किंग से गेन निकलेगा। फिर आप आएंगे इस सवाल में, तो यहाँ पर आपने यही वाली वर्किंग जब इस सवाल के लिए करनी है तो आपको वहाँ पर लॉस मिलेगा 6 रुपये का। यहाँ पे भी आके देखेंगे तो नेट करने से उनका लॉस ही बन रहा है आपस, यानी ये गेन आपने अनरियलाइज को रियलाइज देखा और दूसरा असल में वो लॉस आ गया। तो फर्क सारे का सारा निकाल के बाहर फेंक देते हैं डिस्पोजल की, डी रिकग्निशन की डेट जो होती है। वो सारे फर्क जो होते हैं ना ज़िंदगी के दौरान जो रहे होते हैं, मौत का वक्त जब आता है ना, ऐसे सब सेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने मेन सवाल की तरफ, और वो है जनाब आप लोगों का अजीज़ अज जान क्वेश्चन नंबर 167 पे 166 से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 68। इसको ज़रा पढ़े 1 मिनट के लिए, मैं ज़रा गले को सांस दे दूं इतनी देर, मैसजिंग मुसजिंग कर लूँ ज़रा थोड़ी सी। हाँ जी, कुछ समझ में आई बात? मामला है 10 बिल्डिंग्स हैं, एक ही जगह पर खरीदी गई हैं और 1 जनवरी 15 को खरीदी गई हैं, और मामला कुछ ऐसे है कि 31 मार्च 18 पर उनमें से 4 बिक रही हैं, तो 6 बाकी हैं। अब वैसे तो आपने ऐसे कैंगरू की तरह छलांग लगा के ना 1 जनवरी 18 पे आ जाना था, लेकिन आपके दरमियान में रास्ते में कुछ रुकावटें हायल हो गई। आपको हर साल रीवैल्यूएशन का सामना है, तो एक रीवैल्यूएशन से आप गुजरते तो अगली का सामना। हाँ जी, शेयर बन जाता था फिर वो। हाँ, क्या ख्याल है? शेयर है ना एक, क्या शेयर है बोला, क्या शेयर? चलो फिर सुनाऊंगा जी। अच्छा जी, कल ही सुन लेना, ठीक है जी। अच्छा, तो अब
अब अगर हर साल रिविजन हो रही है तो हम जंप कर नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। और नई चीज़ जाकर आ रही है 31 मार्च 18 पर, उससे पहले कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा ही है ना। यानी कि यक्कम जनवरी 18 तक तो कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं आपको 2 मिनट दूँ ना तो यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। मैंने दे दिए 2 मिनट, वर्किंग 1 शुरू कर। 2 मिनट ज़्यादा है वैसे, आप हिम्मत करें, आज तेज़ी से करें। मैं भी आज उधर बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का मसला यह है कि आधा आधा आप देख के गुजारा करें, रिक्वायरमेंट को छोड़ें आप। लाओ यार कोई पेंशन चंगे जे दे दो यार। हाँ जी, नोट किस साल का मांगा गया है? 2 साल का, 17 और 18, सॉरी बेटा 17 और 18, तो 17 और 18 की ही एंट्रीज करेंगे, ज़्यादा शौक है नहीं बनना। एंट्रीज ऐसे मांगी नहीं उसने, चलो एंट्रीज ऐसा करेंगे ज़बानी कर लेंगे। सिर्फ मैं 18 के साथ, 18 में डिस्पोजल है ना, बस सिर्फ 18 की एंट्रीज करवा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अभी तो वर्किंग्स खेलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं वर्किंग यहाँ पे करूँगा अपनी रूटीन वाली। अब ठीक है, बस ठीक है, मुझे लग गई समझ, आपको आता है, बस करें, मिल के करते हैं। ये ना हो ना फिर एंड पे फिर जब काम का काम हो तो उस वक्त टाइम ना हो, काम का काम हो उस वक्त टाइम है। इसलिए इधर देखो, ये आपने कई बार किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, इसका लिख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पेज नंबर 166, और ये हम वर्किंग 1 कर रहे हैं क्योंकि ऐसा रिक्वायरमेंट तो है, नोट बनाना है। तो आप पहला सफ़ा छोड़ देंगे, अगर नहीं छोड़ा तो कोई मसला नहीं, पर्चे के लिए आदत रखा करें। अभी पहला सफ़ा जिन्होंने नहीं छोड़ा कोई बात नहीं, वो वर्किंग 1 ज़रा क्लियरली लिखें और आगे जाके फिर नोट शुरू कर दें। और जिन्होंने छोड़ दिया बहुत अच्छी बात है, पहले सफ़े पे रिक्वायरमेंट लिख देंगे हम, पीपी का नोट बना देंगे और दूसरे सफ़े से ऑनवर्ड्स वर्किंग्स, ओके। क्योंकि वर्किंग के लिए खुली जगह चाहिए होती है, बढ़ती जाती है अक्सर, है जी। हाँ भाई कोने वालों, यहाँ से सही है, मसला है तो इसको पीछे भेजो, बाद में बिठाया क्यों है इसको तुम लोगों ने, हैं? बाद में आ गई ऐसे फिट होके बैठ गया था। ये जो तीसरी, एक मिनट, ये जो 1 2 3 चौथी रो में जाके बैठो, चलो उठो यहाँ से, उठ जाना, कुछ नहीं होता। मैं जो कह रहा हूँ वो खुली जगह उसके पास पड़ी हुई है और वो तंग, आगे ना आगे ना आगे ना आगे ना, इधर ही बैठ जाएगा, बस बैग उठा दो। छोटे से तो मेरे स्टूडेंट है माशाल्लाह, समाटू सा। इधर होके बैठो आप, ओ भाई इधर होके बैठो, ओ भाई मेरे, इतने की बारिश होने सी में जगह खाली कराई है, इधर होके बैठो। अब सही है भाई, इधर देखो जरा, पिछली रो वाले भाई, दूसरी रो वाले, ठीक है, ओके। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ फिर आप लोगों की इजाजतों से। डेट और ज़रा टॉप से शुरू करता हूँ। डेट लिखा जी ये मैंने, किसी को समझ ना आए तो। डिस्क्रिप्शन ये मैंने लिखा है, बिल्डिंग्स
बिल्डिंग्स, रेवोल्यूशंस, सरप्लस और पीएनएल। अच्छा ऐसा करते हैं, एंट्रीज मैं बोर्ड पे कर दूंगा, फिर मैं एंट्रीज मिटा दूंगा, आप लोग नोट कर लेंगे, तो फिर मैं नोट भी कोशिश करूंगा बोर्ड पे करना, ठीक है? ओके चलिए फटाफट पहुंचते हैं जरा हम मंजिले मकसूद पर और मतलूब पर। कब खरीदा हमने एसेट? जनवरी 15। कॉस्ट जरा एंड वालों का बताना। 500 गुजारा चलेगा। उसके बाद 31 दिसंबर 15 आया, डेप्रीसिएशन करेंगे 500 को, लाइफ कितनी गिवन है? अच्छा उसने क्या कहा था? उसने कहा था 500 रुपए की उमर लिमिटेड यूजेस। चलो सवाल तो पढ़ाया ही नहीं आपको, सॉरी यार, आई एम सॉरी। नोट बनाना है पीपीई का, लेकिन आपको पढ़ना आ गया, ये खुशी हुई, क्योंकि जो मतलब की बातें थी आप सब ने बता दी, ठीक है? कि पीपीई का नोट बनाना है कंपैरेटिव समेत 18 का, तो 18 का कंपैरेटिव 17, यानी 17 और 18 का नोट बनाना है, लेकिन किसका? पीपीई का, ठीक है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सवाल में कहता है UL uses the revaluation model for subsequent measurement of its PPE and equipment and has a policy of revaluing its assets on an annual basis using net replacement method. Following information pertains to US buildings. 10 buildings were acquired in same vicinity on January 15 at a cost of 500 million. ये टोटल है, ईच ऊच ना लिखा हो तो ये टोटल है, ओके? The useful life of buildings on the date of acquisition was 10 साल। अब पूरा सवाल आपने पढ़ लिया होगा, आपको कहीं पर डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग, चलो डिस्पोज होने वाली की बात जरा मैं डायरेक्ट पढ़ाता हूं। डिस्पोज होने वाले क्या कह रहा है? ऑन 31 मार्च आ रहा, 4 बिल्डिंग्स वर सोल्ड फॉर इतने रुपए। वो इतने को तो बाद में देखते हैं, वो तो हमारे एंट्री में वैसा आएगा, देखेंगे। अब 10 खरीदी थी, 4 बिकी। जो 10 खरीदी थी उनमें से एक कितने कितने की थी? 1 मिनट ना, जैसे तो ना ने बताया तो नहीं ना है, मैं पूछ रहा हूं कि जो 10 हमने खरीदी उनमें से एक कितने की थी? उसने नहीं बताया उसने। जो मुझे पता है, मैं हर दफा सवाल कराता हूँ, सब्र तो कर जरा, कहानी तो फिट करने दो जी, मजा खराब ना करो यार, है? फिर सुनो जरा, क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहा था मैं? 10 बिल्डिंग हमने खरीदी 500 की, एक कितने की खरीदी? नहीं बताया उसने। ये मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा कि कल को सवाल आना है, उसमें उसने बता देना है, तो फिर आप वो 10 को 500 को 10 से ही डिवाइड करने में बैठे होगे, ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट तो पूरा बनाओ, ठीक है? 10 बिल्डिंग्स खरीदी, एक कितने की? नहीं बताया। 4 जो बिकी, 10 का नाम पता था, चल जाता काम। 4 जो बिकी वो कितने की खरीदी थी? वो भी नहीं बताया, ठीक है? ये हो सकता था वो कहता जी ढेर सारी बिल्डिंग्स हैं, 500 की खरीदी हैं, जो बिकी हैं उनकी कॉस्ट इतनी थी जब खरीदी थी, फिर भी काम चल जाता। ये भी नहीं गिवन। तो अब मजबूरी के दर्जे में सेम विसिनिटी वाली अजम्पशन को यूज करेंगे। ये अजम्पशन है कि 10 खरीदी थी 500 की, एक ही जगह पे थी, तो 150 की होगी। ये अजम्पशन है भाई, क्या ख्याल है? जरूरी है कि एक ही जगह पे बिल्डिंग खरीदे तो एक जितनी कीमत ही हो? एक साथ वाले घर की कीमत वो नहीं निकलती भाई, है ठीक है? तो उसूल क्या है? उसूल तो यही है, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखो, इस सवाल पता नहीं कहां पे, छोड़ें आप सवाल पता नहीं कहां पे, छोड़ें, इधर देखें, सिर्फ ये पढ़ाना है। ऑन 1 अप्रैल 19 वन ऑफ द बिल्डिंग्स वाज सोल्ड फॉर 45 मिलियन। ऑन 31 दिसंबर 18, ये पिछले साल के एंड की बात कर रहा है, WDV बिफोर रिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ सोल्ड बिल्डिंग्स अमाउंटेड टू 80 मिलियन एंड 95 मिलियन। अब सिर्फ उसके बारे में बात बता रहा है। WDV बुक वैल्यू बता दी, कॉस्ट नहीं बताई, चलो बुक वैल्यू बता दी, कुछ बताया तो सही ना, ठीक है? इस तरह से सवाल के अंदर वो स्पेसिफिकली बता भी सकता है, मैंने मिसाल के तौर पे दिखा दिया। अब हमारे सवाल मसला क्या है? हमारे सवाल मसला ये है कि 10 बिल्डिंग्स खरीदी हैं, 4 बेची हैं, एक बिल्डिंग की कॉस्ट अलग से नहीं बताई, ठीक है? तो अब अजम्पशन ये लेनी पड़ेगी खामोशी केस में कि जी 500 की 10 खरीदी थी, सेम विसिनिटी भी कह रहा है, तो लिखेंगे नोट कि हमने अज्यूम किया है कि एक की है वो 50 रुपए की है, क्योंकि 500 बटा 10 यही बनता है, ठीक है ना? कहीं कि सारी एक जैसी हैं, सारी सेम है, तो हमने 50 अज्यूम कर लिया। ओके, हो गया अज्यूम? चलो अब चलते हैं फिर, ठीक है?
जी। तो यहाँ पर AL डेप्थ शीट स्ट्रेट लाइन बेसिस पर करता है और रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ड्यूरिंग द लास्ट 3 years बाय एक्सपर्ट वैल्यूएशन, ये वो लाइन सब नोट वाली, ठीक है, वो ये ठीक हो गया। अच्छा, सिर्फ बिल्डिंग्स हैं और दूसरा कॉलम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। रिवैल्यूएशन आ गई 3, स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है, स्टार्ट हो एंड हो, स्टार्ट हो एंड हो, या कल मिड हो, हमें इससे क्या है जी। तो हम तो अपने रूल्स पे चलते हैं, ठीक है जी। रिवैल्यूएशन होगी स्टार्ट ऑफ द ईयर और उसके बाद 31 मार्च पे 4 बिल्डिंग में बिकना है और नोट का उन्होंने कहा है, नोट बनाएंगे बाद में, फिलहाल इसको सीख तो ले। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे साथ जिंदगी में कि हम रीवैल्यूड एसेट को लेकर चल रहे थे और वो सारे ढेर सारे थे, उनमें से कुछ बिक गए, कुछ रह गए, ठीक है। चलो पहले पहुंचे तो सही उस दिन तक। तो कितनी डेप्शन है जी? 50। बुक वैल्यू, ये जरा बच्चों शुरू में थोड़ा सा आप ऐसे में करके चल रहा हूँ, एंड वालों और आखिरी रो वालों, बॉयज गर्ल्स, बेटा नजर आ रहा है, गुजारा हो रहा है, हाँ ना करो इधर, हाँ ही कर दो वैसे थे, नहीं तो आगे आ जाओ बेटा, जगह है आज आप लोग बाय ऑप्शन बैठे हैं। आज तो बच्चों में हवा शवा गुजर रही है जी। 31 दिसंबर 2015, उसके बाद यकम 16 पर क्या हो रहा है एसेट रीवैल्यू, एक लाइन खाली छोड़ दें और एक काम ना कर लें, चलो कर ही लेते हैं, कलर चेंज करता रहूँ हर साल का, वैसे एंट्रीज तो जो करनी होंगी जरा इजी हो जाता है दूर से देखना, ठीक है। तो 16 का साल है जी, ब्लू होने लगा है, जरा ब्लू और रेड एक और निकाल के रखो भाई मेरे लिए। यकम जनवरी 16, एक लाइन खाली छोड़कर, दूर वालों को जरा अच्छा समझ आ जाएगा अगर नजर आ गया तो। रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे, 800 है और 350 का सरप्लस है। कंजूसियां चल रही हैं मेरी यहाँ पे फुल टाइम, 350 और 800, ठीक है। कंजूसियां इसीलिए कर रहा होता हूँ ना कि जरा आपके बोर्ड के ऊपर सारी पिक्चर आ जाए बस, और तो कुछ नहीं है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, बैलेंसिंग कितना 350। अब इसको डेप्रिशिएट करना है हमने, रीवैल्यूएशन के बाद की डेप्रिसिएशन जो है वो 800 की होती है और होती है रिमेनिंग लाइफ पर, और रिमेनिंग लाइफ रीवैल्यूड अमाउंट जहां पे लिखे हैं रीवैल्यू के दिन खड़े होकर निकालते हैं, अनलेस के वो खुद लाइफ बता दे, और अगर वो खुद बताएगा तो ये चेंज इन एस्टीमेट होगा। अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रहेगा तो कोई बात नहीं, एंड ऑफ द ईयर हुआ तो मसला आएगा, ठीक है, ओके, स्टार्ट पे लाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये 800 है, इसको डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ से, इस दिन खड़े होकर निकालेंगे तो 15 यकम जनवरी 15 से यकम 16 तक एक साल गुजर गया, 10 में से एक गया रिमेनिंग, हशर हो गया, नशर करो, ये 350 डिवाइड बाय 9 लिखा था मैंने जी, 89 और 39 जी, 711 311, ये जनाब बुक वैल्यू आ गई हमारी 31 दिसंबर 16, ठीक है। अच्छा, अब अगला साल चढ़ गया, कलर चेंज कर लेते हैं। अगले साल में 17 का साल है, फिर साल के पहले दिन एसेट क्या हो रहा है रीवैल्यू, और 300 रीवैल्यूड अमाउंट नजर आ रही है, कोई नई चीज अभी तक आई नहीं। तो यकम जनवरी 17 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे जी हम, और वो सवाल ने हमें बताई है 300, तो 411 का लॉस आ गया। ये मैंने 411 लिखा, एंड वालों जरा बताना नजर आ रहा है 411, इधर बेटा आप लोग, आखिरी साल में जगह बच जाएंगे, खुली लिखेंगे चीजें, नई चीजें हैं ना, ठीक है जी। तो 411 ने आके पहले कहा चल 311 तेरे में जिन कटा, और ने कट दिए, और फिर भी 411 में से 100 बच गया, तो वो चला गया लॉस पीएनएल में। तो यहां पे हमें क्या आया जी, इस रीवैल्यूएशन पर हमें लॉस आ गया।
ये कलर जरा डिफरेंट है ना, दूर से इजी हो जाता है पढ़ना समझना। उसके बाद डेप्रिशिएट करेंगे हम इसको 300 को, और रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे यकम जनवरी 17 पे खड़े होकर। तो 15 यकम 15 से यकम जनवरी 16 और यकम जनवरी 17, 2 साल गुजर गए, 10 में से 2 गए, बाकी ये घड़ी रुक तो नहीं गई? टाइम क्या है? सही है, मैं क्या कि रुक गई और टाइम गुजर गया, और जी मुझे यूं लगा 1.5 हो गया एकदम से जी। और 100 डिवाइड बाय 8, ये जनाब 31 दिसंबर 17 की डेप्रिसिएशन है। बोले 38 और 13 पॉजिटिव जी, 262 और 87। ये बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 17। अब जी 18 का साल शुरू होता है, मेन साल हमारा यही है। चलो शुक्र है ब्लैक कलर भी वापस आ गया हमारा, दूर से नजर भी आएगा, है ना। चले जी, यकम जनवरी 18 को बारी आ गई ना ब्लैक की। यकम जनवरी 18 को 600 पर एसेट को लेकर जाना है, रीवैल्यूएशन मॉडल पर हैं हम, तो एक लाइन छोड़ देंगे खाली, यकम जनवरी 18 और रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। मैं इसी साल की सिर्फ एंट्रीज करूंगा जी, पहले बता रहा हूं, ओके। तो रीवैल्यूड अमाउंट सवाल ने कितनी बताई है? 600। तो सरप्लस कितना आ गया? 300। तो हमने भी फिर कहा 338 जब आया तो हमने कहा भाई साहब पहले तो आप माइनस हो फिर आपको भगाएं। आओ अब आपके भी हम जिन निकालें। आप जरा तमीज़ वाले बच्चे थे, आपने ऐसे बोला, पर निकाले फिर भी। बाकी 251 का सरप्लस बच गया, ये हमारा सरप्लस के कॉलम में आ गया। रीवैल्यूएशन सरप्लस दोबारा से आ गया। ठीक है जी। अब ये वो काम है जो आपको मैं सुबह से सिखा रहा था, ठीक है। ऑन 31 मार्च 18 कुछ एक बिल्डिंग्स बिक गई। अब कंपैरिजन के अंदर जरा इन दो सवालों को देखते हैं, करीब करीब यही पड़े हैं। ये एक ही बिल्डिंग थी लेट्स से, और वो ही बिक गई। एक ही बिल्डिंग थी और वो ही बिक गई। यहां पर मसला क्या है? 10 बिल्डिंग्स हैं, 4 ने बिकना है, 6 ने बचना है। समझ आती है बात? एक ही बिल्डिंग थी, बिक गई। अब इसका मतलब मैं यूं समझ लूं कि हमारी उस सवाल की 4 बिल्डिंग्स हैं, यूं समझ लें कि वो ये 4 बिल्डिंग है। वर्किंग तो ऐसी होगी ना उनकी, एक हो या 4 हो, जो बिकने वाली है उनकी वर्किंग तो ऐसी होगी ना। अब मेरा सवाल, हम यहां पे खड़े हैं, बोलो, यहां पे खड़े हैं और बिकने वाली बिल्डिंग्स की 5 महीने की डेप्शन निकालकर उनको डिस्पोजल के दिन पे ला रहे हैं। ऐसे ही है। हम यहां पे खड़े हैं 9 महीने की डेप्शन करके उन डिस्पोजल वाली बिल्डिंग्स की, सिर्फ डिस्पोजल वाली बिल्डिंग्स की, उनको डिस्पोजल के दिन पर ला रहे हैं। सही है। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। ये जो 4 बिल्डिंग्स हमारी बिकी हैं, किस दिन बिकी हैं? इसका मतलब इन 4 बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन को 31 मार्च 18 पर रोकना पड़ेगा। क्या ख्याल है? और बाकियों की तो फिर एंड पर पूरे साल की चार्ज होगी, लेकिन फिलहाल सबसे पहली चीज जो मुझे यहां पर रिक्वायर्ड होगी वो होगी 31 मार्च 18 पर डेप्रिसिएशन ऑफ 4 बिल्डिंग्स, या डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल कह लें, डेप्रिसिएशन ऑफ 4 बिल्डिंग्स। ठीक है। फॉर, अब बस फॉर क्या, वर्किंग कर लेता हूं इसकी अलग से, एक वर्किंग नंबर 2 करेंगे इसके लिए। सबसे पहले ये चीज हमें चाहिए, गॉट इट? चाहिए, बोलो। अब ये सारी बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है, इसमें से 4 की अलग हो सकती है? क्यों अलग करना क्यों पड़ रही है? क्योंकि इन 4 के ऊपर डेप्रिसिएशन होनी है 3 महीने की, और बाकी 6 पर डेप्रिसिएशन होनी है पूरा साल। तो इस 600 की टोटल ये टोटल 10 बिल्डिंग्स की फेयर वैल्यू है, इनमें से मुझे 4 की अलग करनी हो तो क्या करूंगा? यहां पे आके वो मजबूरी वाली असम्पशन अब लगानी पड़ेगी कि सेम विसिनिटी में ली थी,
500 रुपए की 10, तो एक कितने की थी? 50 की। तो अब जो रीवैल्यू हुई है तो यहाँ 800 की 10 है, तो यही है रीवैल्यू। 800 की अगर 10 है तो 80 की एक, 300 की अगर 10 है तो 30 की एक, 600 की अगर 10 है तो ये मजबूरी है, ठीक है ना। तो हम इसी को यूज करेंगे। अगर सवाल खुद बता देगा तो फिर वही वाली फिगर यूज करेंगे, फिर ये नहीं करते रहना। ओके, अच्छा, अब एक तो ये चीज हमने निकालनी है, उसके बाद ये डिसाइड हो गया, अभी निकाल लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। पता लग रहा है पहले करना क्या है। उसके बाद अगला काम हमने क्या किया था इन दोनों डिस्पोजल में, जरा गौर से देखकर बताएं। हमने ये मिसाल के तौर पर ये 4 बिल्डिंग्स हैं, मैंने कहा 4 बिल्डिंग्स को पहले किया 5 महीने डेप्रिशिएट, वो डिस्पोजल के दिन पे आ गई। फिर डिस्पोजल के दिन खड़े होकर उनकी जो बुक वैल्यू थी उसे यहां से माइनस करके नील कर दिया, सही है। और रिलेटेड सरप्लस को भी इसमें भी ऐसे ही किया। मिसाल के तौर पे ये 4 बिल्डिंग्स थी हमारी, मिसाल के तौर पे, ठीक है। और ये चारों की चारों हमने बेची, तो हमने बिकने वाले साल में इनको 9 महीने डेफिसिट करके डिस्पोजल के दिन पर हम लाए, और उसके बाद डिस्पोजल के दिन की बुक वैल्यू को हमने यहां से कर दिया माइनस। ये बात समझ आती है। अब अगर अपने इस सवाल में इसको लेकर आए तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो है टोटल 10 बिल्डिंग्स, हमने 4 को डेप्रिशिएट करना है 3 महीने के लिए, और फिर इस दिन तक जितना डेप्रिशिएट होकर इनकी बुक वैल्यू आई है उस बुक वैल्यू को हमने ट्रांसफर कर देना है कहां पर, यहां से निकाल देना है, ठीक है। अभी हमने पार्ट 2 शुरू ही नहीं किया था ना, बताएं। चलें कर दें पार्ट 2।